अब विल गो लीवर बाय लीवर। पहला लीवर आता है सेल्स। हम लोग दो एस्पेक्ट कवर करेंगे यहाँ पर, बजट कैसे करना है, उसको रिव्यू कैसे करना है पीरियोडिकली। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ लेट्स गेट कि बजट बनाना कैसे है। आपके पास में अभी भी एक महीना है, पूरा मार्च का महीना है जिसके अंदर आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। सिंपल, पास 2 साल का डेटा है। पास 2 साल के डेटा को बजट बनाने के लिए 4 बकेट्स में डिवाइड करना है। पहला, कितना रेवेन्यू रिकरिंग होगा, जो कस्टमर जिसने मेरे साथ पिछले साल काम किया वो मेरे साथ इस साल काम करेगा या नहीं। अगर मैं B2B लाइन ऑफ सर्विसेज में हूं, अगर मेरे कस्टमर का धंधा चल रहा है सो मेरे पास तो आना ही चाहिए। अगर वो मेरे पास नहीं आता है तो या तो मेरे प्राइसिंग में इशू है या फिर मेरे क्वालिटी में इशू है। ओके, सो अगर कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है, और एक चीज बताता हूं, रिकरिंग काइंड ऑफ रेवेन्यू इज द बेस्ट क्वालिटी रेवेन्यू। कोई भी अगर आपके बिजनेस में आकर के पैसा डालेगा वो सबसे पहले देखेगा यार रिकरिंग रेवेन्यू कितना है, बिकॉज नए रेवेन्यू के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो फर्स्ट क्वालिटी इज रिकरिंग रेवेन्यू। सो आप अपना कस्टमर बेस लीजिए, उसको लास्ट ईयर क्या बेचा, वो इस साल क्या खरीद सकता है, क्या पोटेंशियल है, वो प्लॉट कीजिए। सेकंड बकेट इज एग्जिस्टिंग कस्टमर न्यू बिजनेस। अगर आप कोई नया सर्विस या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, द बेस्ट कस्टमर इज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। बट मेक श्योर ऐसा नहीं हो कि ये बेचने के चक्कर में ये रिप्लेस हो जाए। ओके, सो अगर आप कुछ नया लॉन्च करना चाहते हैं, अपने मार्केटिंग स्पेंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, इट इज बेटर टू गो टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। ऑलरेडी काम कर चुका है, आपका लेवल ऑफ सर्विस, आपका क्वालिटी जानता है। थर्ड बकेट इज न्यू कस्टमर एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो आपका मार्केटिंग स्पेंड होगा आने वाले साल का, वो मेजरली थर्ड और फोर्थ बकेट के लिए होगा। उसमें से भी सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा न्यू कस्टमर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, बिकॉज कस्टमर नया लेकर के आना है, सर्विस तो वही है। सो इन दिस केस मुझे सिर्फ कस्टमर अवेयरनेस बढ़ानी है, रीच बढ़ानी है, सही टीजी, सही टारगेट ग्रुप, सही टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए कितना मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ेगा वो बजट आज हो जाना चाहिए। फिर लास्ट बकेट आता है न्यू कस्टमर न्यू बिजनेस। प्रोडक्ट भी नया है, सर्विस भी नहीं है, कस्टमर भी नया है। ये थोड़ा सा टेस्टिंग वाटर्स करने जैसा है। नाउ पहली बकेट के अंदर आप जो नंबर एस्टिमेट करेंगे, द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया शुड बी 85 to 90% अचीवमेंट। यहाँ पे अगर बजट किया कि पहली बकेट के अंदर में 10 करोड़ का सेल होगा तो कम से कम 8.5-9 करोड़ आना चाहिए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिलायबल बकेट है। बिजनेस का ब्रेक इवन पहली 2 बकेट से आ जाना चाहिए अगर सेफली बिजनेस करना है तो, क्योंकि पहली दोनों बकेट के अंदर ना कस्टमर एग्जिस्ट, कस्टमर का पता, नाम, यूसेज, क्या प्रोडक्ट लेता है, सब हमें पता है। सो अगर हम यहाँ से ब्रेक इवन निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट आगे में बना सकते हैं। ओके, ये दोनों बकेट, यहाँ पर थोड़ी सी सर्टेनिटी और गिर जाती है, 60% आ जाती है। यहाँ पर तो सर्टेनिटी हार्डली 20-30% ही होती है। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो नंबर में यहाँ प्लान करूँ कि मैं ये नया प्रोडक्ट किसी नए को बेचूंगा, वहां पर अचीवमेंट इज प्रोबब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट। हाँ, अगर मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में नंबर मेरा ब्रेक इवन निकल रहा है, स्टिल सेफ, कोई नई चीज काम नहीं करेगी तो भी पुराने से तो काम चल जाएगा मेरा, ग्रोथ नहीं मिलेगी, एटलीस्ट स्टेबिलिटी आ जाएगी, सस्टेन कर लूंगा। अब आप लोगों के पास में तो बिजनेस में डेडिकेटेड सेल्स टीम होती है। सो जब आप ये टारगेट्स देते हैं, यू हैव टू मेक श्योर, बिकॉज हर बकेट के लिए एफर्ट्स अलग अलग। ओके, सो यहां से आपकी टीम का, आपकी सेल्स टीम का केपीआई निकलता है कि उसको कौन सी बकेट पे कितना काम करना है, क्या काम करना है और क्या रिजल्ट उनसे एक्सपेक्टेड है। सो इस बकेट से आप एक इंसेंटिव पॉलिसी भी बना सकते हैं। हम लोग एक इलस्ट्रेटिव देखेंगे आगे कि कैसे इंसेंटिव, सी अल्टीमेटली सबके लिए द बेस्ट मोटिवेशन इज मनी। सो समवेयर यू हैव टू क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन, एम्प्लॉय के लिए भी और खुद के लिए भी। सो एज लॉन्ग एज वी आर अर्निंग, देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग इट विद देम। ओके, एक इलस्ट्रेटिव है, कुछ केस स्टडीज हैं आगे जहां पर हम इंसेंटिव मॉडल को भी अभी रीड करेंगे। ये जो हमने सेगमेंटेशन एग्री किए थे, जितना ज्यादा सेल्स को एनालाइज किया जाएगा उतनी बेहतर क्लैरिटी रहेगी। बिजनेस के लिए अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूं तो पहला सेगमेंटेशन होता है प्रोडक्ट और सर्विस। प्लीज नोट, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए प्राइमरी सेगमेंट बनना मतलब सेल का फिगर भी होना चाहिए,
डायरेक्ट एक्सपेंस और COGS का नंबर भी होना चाहिए, जो आपके पास डेटा में इजीली मिल जाएगा कि अगर मेरे 5 प्रोडक्ट है तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरा क्या मार्जिन है। सेकंड, सेल्स को और ब्रेक किया जाना चाहिए, द काइंड ऑफ कस्टमर्स यू हैव, द काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज यू हैव। अगर एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं देन इवन अ कस्टमर बिकम्स अ सेगमेंट। एंड द लास्ट सेगमेंट इज ज्योग्राफी, कौन से एरिया में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बिजनेस के एट्रीब्यूट्स, बिजनेस के नेचर के हिसाब से सेगमेंटेशन चेंज हो सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से कि हमारा सेगमेंटेशन अलग है। फॉर एग्जांपल, कोई मेजर वेंडर है जो जिस फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग बिजनेस में है और आपकी डिपेंडेंसी एक्सट्रीमली एक वेंडर के ऊपर है, सो इवन दैट वेंडर इज अ सेगमेंट कि यार इस वेंडर से मेरा कितना बिजनेस चल रहा है। सो जनरली ये 4 से 5 बकेटिंग होती है, सेगमेंट्स होती है, बट अगर बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी सेगमेंट चेंज कर सकता है। नाउ केस स्टडी, ये 1.5 ईयर बैक हम लोगों ने कुछ काम किया था। एक कंपनी थी अहमदाबाद में, मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर्स, इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स, फ्लेक्सो प्रेस, प्लेट मेकिंग मशीन एंड सम अनदर सॉल्वेंट रिकवरी मशीन। प्रोडक्ट ए का प्राइस था 50 लाख रुपए, प्रोडक्ट बी का प्राइस था 20 लाख रुपए, प्रोडक्ट सी का प्राइस था 10 लाख रुपए, और उसके नीचे देखिए सेगमेंट लेवल पे मार्जिन हम लोगों ने निकाल लिए थे। ये जब हमने बिजनेस असेस किया था, स्टडी किया था, तब निकल करके आया था। सो बिजनेस का एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी था वो ये था, जो सेगमेंटेशन उन्होंने फॉलो कर रहे थे वो था ज्योग्राफी सेगमेंटेशन। नॉर्थ इंडिया एक के पास में, साउथ इंडिया एक के पास में, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न एक के पास में, और उसी तरीके से एक्सपोर्ट में भी बाइफरकेशन थे, जहां पर एक सेल एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में सारे प्रोडक्ट बेच रहा था। जब सेल्स असेस किया, डायग्नोसिस किया, तो समझ में आया पहली चीज कि यार वो जो 3 प्रोडक्ट बेच रहा है, एक तो वहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा अलग है। एग्जिस्टिंग इंसेंटिव पॉलिसी थी 1% ऑफ द सेल वैल्यू। सो अगर मैं सेल्समैन होता तो मैं प्रोबेबली सिर्फ मशीन ही बेचना चाहता, करेक्ट ना? पॉलिसी है, मशीन बी बेचा तो 20 लाख पे 1% मिलेगा, प्रोडक्ट सी बेचा तो 10 लाख पे 1% मिलेगा, पर अगर प्रोडक्ट ए बेचा तो 50 लाख पे 1% मिलेगा। सो मैं क्लियर था, अगर मैं सेल्स एम्प्लॉय हूं तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ए बेचना है, प्रोडक्ट बी और सी से मुझे खास फर्क नहीं पड़ता। ए बेचा ना तो 3 का इंसेंटिव निकल जाएगा। ओके, अब सेल्स टीम का एजेंडा तो क्लियर हो गया, 1% हाईएस्ट सेलिंग मशीन पे मिलना है। बिजनेस एजेंडा फेल हो गया। बिजनेस हाईएस्ट मार्जिन जो बना रहा था वो सबसे लोएस्ट प्रोडक्ट पे बना रहा था। ओके, 1 साल पूरा ऐसा गया जहां पर ये पूरा सेल्स टीम आकर के ये बेचने लग गया, ये बिका ही नहीं। टर्नओवर अचीव हुआ, प्रॉफिट नहीं मिला। ओके, और सेल्स एम्प्लॉय खुश किया, मैंने तो बेच दिया जितना बेचना था। सो जब ये पूरा असेस किया, इट टुक अस 3 to 4 months, बिकॉज जब हम ये इस तरीके का कुछ असेसमेंट करते हैं, ये बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं। सो जब हमने असेस किया, वी डिसाइडेड कि सेल्स टीम को रीस्ट्रक्चर किया जाए, जहां पर एक सेल्स टीम एक ही प्रोडक्ट बेचेगी। और जब हमने उनका डेटा असेस किया तो एक चीज और सामने आई कि जो कस्टमर प्रोडक्ट ए खरीद रहा है वो प्रोडक्ट बी और सी में इंटरेस्टेड नहीं है। एक एट्रीब्यूट निकल करके आया सेल्स टीम के साथ में जब रिव्यू हुआ उससे, तो ऐसा हो रहा था अगर ए ले रहा है और बी और सी नहीं ले रहा है तो उसको बी और सी बेचने का पॉइंट बनता ही नहीं है। सो तीनों का टीजी अलग अलग हो। सो पहला चीज चेंज जो किया वो ये किया, कस्टमर्स को टारगेट दिए गए फॉर प्रोडक्ट, नॉट फॉर ज्योग्राफी। अब देखिए, यही अगर बिजनेस का नेचर कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए, बी और सी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होते, ओके, मार्जिन डिफरेंस इतना नहीं होता, तो वी वुड हैव गॉन विद ज्योग्राफी बाइफरकेशन। पर यहां पर क्योंकि ज्योग्राफी कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग था, एक नई इंसेंटिव पॉलिसी बनाई गई जिसके अंदर 50 लाख की मशीन पे अग्री किया 0.75% देने का, 20 लाख की मशीन पे अग्री किया 4% देने का, और प्रोडक्ट सी पे अग्री किया 5% इंसेंटिव देने का। सो दिस वाज द रिवीजन। अब इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या हुआ वो बताता हूं। ऑब्वियसली टर्नओवर थोड़ा सा कम हो गया, पर प्रॉफिट हाई हो गया। ओके, सो अकॉर्डिंगली, सो अगेन जो 2 चीज थी, प्रोडक्ट वाइज सेगमेंटेशन पे आ गए फ्रॉम ज्योग्राफी बेस, सेल्स इंसेंटिव जो देना था वो जीबी पे दिया। ठीक है, सेल्स इंसेंटिव का जो परसेंटेज था वो जीबी को ध्यान में रखते हुए दिया गया। मतलब इंसेंटिव अभी भी मैं सेल वैल्यू भी दूंगा, बट परसेंटेज ऐसा कर दिया गया जिसके अंदर जीबी का इंपैक्ट आ गया। जैसा आपको बताया, मशीन ए पे 0.75%, मशीन बी पे 4% और मशीन सी पे 1%।
इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इस साल में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, बिकॉज काफी हद तक ये वाला सेल मेरा कम हो गया है, बट दिस हैज पिक्ड अप रियली नाइस। और जनरली एक सेल्स एम्प्लॉय का अप्रोच बनाता हूँ, सेल्स एम्प्लॉय मेक्स मोस्ट ऑफ देयर मनी इन इंसेंटिव, इन वेरिएबल पे। सो आज की सिचुएशन में ऐसा है कि जितना वो सैलरी बना रहे हैं और ऑलमोस्ट उतना ही वो इंसेंटिव लेकर के जा रहे हैं। सो इट वाज हाउ अ विन विन सिचुएशन वाज क्रिएटेड। जब आप सेल्स फंक्शन को सेटअप करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो लीड जनरेट हो रही है, मार्केट में जो इंक्वायरीज जनरेट हो रही है, वो कहीं ना कहीं जाकर के कंसोलिडेट हो। कितना वक्त लगता है लीड से इंक्वायरी से कोटेशन तक जाने में, कोटेशन से सेल्स तक जाने में, ये देखना जरूरी है। अगर मेरा सेल्स टीम मुझे जो विजिबिलिटी देता है और मुझे दिखता है कि नहीं यार इसने बोल दिया पर ये तो 1 महीने बाद होगा, तो ये मान के चलिए जो कमिटमेंट मार्च का आएगा वो अगले साल चला जाएगा। सो ये ट्रेंड देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लीड इंक्वायरी से कोटेशन टू कन्वर्जन क्यों, कितने वक्त में हो रहा है, और दूसरा रीजन फॉर नॉन कन्वर्जन्स क्या है। आपको वहां कुछ पैटर्न मिलेगा। पैटर्न मिल सकता है कि प्रोडक्ट का फिटमेंट नहीं है, प्रोडक्ट को लेकर के फीडबैक मिल सकता है प्राइसिंग इज एन इशू, योर कंपटीशन इज सेलिंग इट मच चीपर, यू कैन गेट अ फीडबैक कि यू नीड समथिंग +1 जो हमको उसके साथ में देना है। सो बट वो करने के लिए डेटा गैदर करना बहुत जरूरी है। या तो CRM पे कीजिए, CRM पे नहीं होता है, या एक्सेल में भी किया जा सकता है टू स्टार्ट विद। बट सेम बिजनेस जो पिछला वाला एग्जांपल लिया था वहीं पर हुआ था, वहां पर ये निकल करके आया था 40% लीड लीकेजेस निकल करके आए थे। जितनी लीड हमारे पास में आ रही थी इंडिया मार्ट से, ट्रेड इंडिया से, वो सारी रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। वो ऐसा हो रहा था जो ऊपर दिख जाती थी, लोग उस पर काम कर लेते थे, नीचे वाली लीड निकल जाती थी। सो अगर आप वो नंबर लेंगे नहीं, व्हाट वी स्टार्टेड इज मंथली ये देखना चालू किया कि हर सोर्स से, चाहे वो रेफरल हो, चाहे वो प्रमोटर का रेफरल हो, चाहे वो इंडिया मार्ट हो, चाहे वो ट्रेड इंडिया हो, चाहे वो गूगल कैंपेन से लीड आई हो, जितनी लीड जा रही है उनके ऊपर काम हो रहा है या नहीं। भले ही इररिलेवेंट लीड जा रही है, बट एटलीस्ट उसका रिकॉर्ड काउंट में होना चाहिए कि वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अगर हम B2B बिजनेस में है तो एक कस्टमर मेरा रिपीट कस्टमर बनता है। सो एक्चुअली आप 1 साल का काम नहीं कर रहे हैं उसके साथ में, आप प्रोबेबली जब तक उसका धंधा चल रहा है तब तक आप उसको एंगेज करेंगे। सो दिस विल इंप्रूव योर कन्वर्जन्स।